नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का। आज की सबसे बड़ी खबर है, दुनिया भर से खबरें लगातार आ रही और खासकर एशिया से चिंताजनक खबरें हैं। कल जिस तरह से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार दी गई, उसके बाद आज श्रीलंका से बड़ी अपडेट है। हमारे पड़ोस में है श्रीलंका। मैथोलॉजी के हिसाब से मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि रावण वहीं रहते थे। वैसे श्रीलंका का नाम पहले सिलोन था और भारत का मित्र राष्ट्र। क्रिकेट के हम सब लोग देखते थे। जयसूर्या, आज सनत जयसूर्या प्रोटेस्ट में शामिल थे। राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गए हैं, प्रधानमंत्री किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। वहां की जनता ने भूखमरी, गरीबी, लाचारी से तंग आकर राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है। आप लोग का कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि श्रीलंका खुशहाल देश था, अच्छा देश था, पर्यटन वहां इतने ज्यादा आते थे। क्या हुआ वहां? अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो आते हैं और वो किस तरह से वहां राष्ट्रपति आते हैं। और पहले से आप लोग को पता है, राजीव गांधी की भी असिस्टेशन हुई लिट्टे को लेकर। वहां तमिल लोग रहते हैं और सिहली लोग रहते हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा, वहां बुद्धिज्म कैसे पहुंचा। भारत के सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के एक बेटा और एक बेटी था, लेकिन वो राज को त्यागना जानते थे। सम्राट अशोक चाहते तो वो अपने बेटा और बेटी को राजा और रानी बना सकते थे, लेकिन सम्राट अशोक ने अपने बेटा महेंद्र को श्रीलंका भेजा और माफ कीजिएगा, महेंद्र ने बुद्ध का प्रचार किया और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और वहीं से बुद्धिज्म वहां फला बढ़ा, बढ़िया हुआ। देश शानदार काम कर रहा था। उसी दौरान धार्मिक हिंसा जो है वो जो अभी के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं और जो प्रधानमंत्री हैं, एक ही परिवार से लोग आए थे। परिवारवाद चरम पर था और उसके बाद वहां धर्म का बोलबाला हो गया और धर्म के नाम पर सारी फैसले होने लगे। सोचिए, और धर्म का जो है वो बोलबाला हो गया और गोटबाया राजपक्षे वहां राष्ट्रपति बने। बुद्धिस्ट कम्युनिटी से थे। जाति के नाम पर वहां दो संप्रदाय हैं। लिट्टे से जो लोग जुड़े हुए थे, जो आतंकवादी संगठन था, उसका तो खात्मा हुआ, वो अच्छी बात थी। लेकिन उसी की आड़ में, जैसे यहाँ आतंकवाद के आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता, उसी तरह से लिट्टे के आड़ में वहां के तमिल जो रहते थे, क्योंकि पूरा श्रीलंका तमिलनाडु से लगा हुआ है, तो तमिल काफी संख्या में रहते थे। उन पर अत्याचार करने वो उन्होंने शुरू कर दिया। आप सोचिए, उन पर अत्याचार शुरू कर दिया। और रानिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इसी तरह के किया। उसके बाद जो इससे पहले जो गोटबाया राजपक्षे और उसके बाद इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, उनका जो कार्यकाल था उसमें सिर्फ और सिर्फ धर्म का बोलबाला हो गया। और उसके बाद लगातार मुसलमानों पर, ये जो बुर्का बैन जो अपने यहां चल रहा है ट्रेंड, वो मुसलमानों पर महिंद्रा राजपक्षे ने खासकर बहुत ज्यादा सितम किए। सोचिए, और पूरा का पूरा जो है वो सितम शुरू हो गया। महिंद्रा राजपक्षे ने सितम शुरू कर दिया, कब्जा कर लिया, कर्जा में डूब गया। और हिंदू मुस्लिम, वहां बुद्धिस्ट और मुसलमानों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जाति के नाम पर तमिलों पर अत्याचार हुआ। तो लगातार जिस तरह से जो अत्याचार हुआ, उसके बाद से श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब होने लगी। इकोनॉमी बहुत डूब गई, बहुत ज्यादा इकोनॉमी बर्बाद हो गई। और धर्म के नाम पर लोगों का इतना फितूर सवार था कि उन्होंने आर्थिक व्यवस्था देखा ही नहीं। और 6 अप्रैल 2004 को, और ये लगातार ये जो हैं महिंद्रा राजपक्षे, वो चुनाव जीत के लगातार आने लगे। और आने कैसे लगे? सोचिए, 2020 में आ गए, 2018 में आ गए। और ये महिंद्रा राजपक्षे सबसे बड़े जिम्मेदार शख्स थे वहां, वो आ गए। उसके बाद से वहां दुर्गति शुरू हो गई। मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। तो गोटबाया राजपक्षे और महिंद्रा जो है, महिंद्रा वो सोचिए, सम्राट अशोक के बेटे के नाम पर है इस शख्स का नाम, महिंद्रा राजपक्षे। और राष्ट्रपति जिस तरह से महिंद्रा राजपक्षे हों या उसके बाद गोटबाया राजपक्षे हों, तो एक ही कम्युनिटी के, सिहली कम्युनिटी के लोग आ गए
और धर्म के नाम पर अत्याचार शुरू कर दिया, अर्थव्यवस्था डूब गई। और हालत आज ये है कि तेल नहीं है, खाना नहीं है। माँ अपने बच्चे को दोपहर 2-3 बजे तक नहीं जगाती है ताकि उनको नाश्ता देना पड़े। स्कूल बंद है, बिजली नहीं है। और अब मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से वहाँ प्रधानमंत्री के घरों पर कब्जा कर लिया गया है, राष्ट्रपति के घरों पर कब्जा कर लिया गया है। और उसकी वजह है धार्मिक उन्माद में जो लोग चुनाव जीत कर आए थे, वो जो है उन्होंने इस देश को गर्त में डुबा दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मीडिया, ये पहले शख्स को पहचान लीजिए, ये वो शख्स है, ये जो वहां का राष्ट्रपति है, एकदम स्टाइल देखिए। लेकिन इस सबके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वहां की मीडिया ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था, सरकार के आगे सरेंडर कर दिया। ये सैलाब देखिए, तो वहां की मीडिया ने सरकार के आगे सरेंडर कर दिया और रोजी रोटी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा हट गया। और रोज हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जैसे अपने देश में होता है, वहां वहीं सिहली और मुस्लिम, सिहली मुस्लिम, सिहली तमिल होने लगा। और आज स्थिति ये हो गई है कि लोग लाचार बेबस सड़कों पर निकल गए हैं। सोचिए, वहां के क्रिकेटर्स सड़कों पर हैं, जयसूर्या की तस्वीरें वायरल हो रही है। ठीक वही भारत में हो रहा है। आज आपको पता है, पूरा दिन आपने टीवी देखा होगा, दिल्ली में हजारों लोग जुटे किसकी हत्या के खिलाफ? जो उदयपुर में हत्या हुई है, जिसमें आरोपी दोनों गिरफ्तार हैं, हत्यारे को सजा होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट से, पीड़ित को मुआवजा मिल गया है। लेकिन चूंकि ये हिंदू मुस्लिम का मसला है, तो पूरा दिल्ली में प्रदर्शन हुआ धर्म के नाम पर। धर्म खतरे में है, वही मुसलमान मारा जाए, उसी शेड्यूल कास्ट को रोज मारा जा रहा है। आंख फोड़ दे, हत्या कर दे, रेप हो कर दे, कोई हिंदू संगठन नहीं आएगा। लेकिन जब आप बहस करेंगे तो कहेंगे कि SC ST OBC ये बांटने की लड़ाई है। मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप देखिएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ये तो जानता हूं कि भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारत एक जातियों में बटा हुआ देश है। यहाँ 1-2 जाति नहीं है, यहाँ हजारों जाति है। यहाँ जो भी हो डेमोक्रेसी से हो। मैं इस तरह के प्रदर्शन के खिलाफ हूं। प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर लेना, राष्ट्रपति के घर पर कब्जा कर लेना, ये अनडेमोक्रेटिक है। भारत में आप वोट के लिहाज, आप कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने बहुत सपना देखा है एक मजबूत भारत का। हम भारत के लोग कब एकजुट होंगे? जब हमारे तकलीफें एक होगी, जब हमारी खुशियां एक होंगी, जब हम जाति और धर्म से ऊपर सोचेंगे, कोई मुल्क तभी बनेगा। सोचिए, इस देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं। इस देश में लगभग 90 करोड़ SC ST OBC की आबादी है, सिखों की आबादी है। लेकिन 5 से 10 करोड़ आबादी वाले लोगों ने पूरा सत्ता पर कब्जा कर रखा है। मीडिया उनका, जुडिशियरी उनका, कॉलेज यूनिवर्सिटी उनका, ब्यूरोक्रेसी उनका। और वो अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। वो जिस जाति और धर्म से आते हैं, वो चाहते हैं उसकी सर्वश्रेष्ठता जो है वो बरकरार रहे। बाकी किसी दूसरे धर्म और किसी दूसरी जाति के लोगों को न तो ब्यूरोक्रेसी में जाने देंगे, न मीडिया में जाने देंगे, न जुडिशियरी में जाने देंगे। देश तभी मजबूत होगा जब देश का हर नागरिक मजबूत होगा। चाइना कैसे मजबूत हो गया आज आपका पड़ोसी? उसने विज्ञान पर काम किया। दिलीप मंडल ने अच्छा पोस्ट लिखा है। सोचिए, इस देश में आप कर्मकांड का भी विरोध कीजिए तो आप पर केस दर्ज, धार्मिक उन्माद का विरोध कीजिए तो केस दर्ज, तमाम कुरीतियों का विरोध कीजिए। सोचिए, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, पेट में बेटियों को मार देना, बाल विवाह, ये सब कुरीतियां थी, दहेज प्रथा, इस सब का धर्म से सीधा सरोकार है। इसको दूर करना पड़ेगा। भारत का संविधान आपको फंडामेंटल राइट्स देता है, लेकिन वही भारत का संविधान आपको यह भी अधिकार देता है कि किसी भी तरह के धार्मिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, कर्मकांड के खिलाफ, धार्मिक उन्माद के खिलाफ आप बात कीजिए। आपके यहां कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा, विज्ञान नहीं बनेगा, रिसर्च नहीं होगा। आज चाइना क्या करे? आप भारत का झंडा भी अब चाइना से बन के आने वाला है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब था पहले, पॉल्यूशन फैला, अब वो आइडियोलॉजिकल हब भी बन रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी, दवाइयों पर रिसर्च है। वो अपना, दुनिया में 2 ही बड़ी जहाजी कंपनियां थी, एयरबस और बोइंग। चाइना अपना प्लेन बना रहा है, अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। लेकिन जो देश धार्मिक कर्मकांड में फंसे हुए हैं, इवन मिडिल ईस्ट को देखिए, उनके पास तेल है, लेकिन उनके देश में कोई वैज्ञानिक रिसर्च नहीं हो रहा है। कोई मिसाइल पर के लिए वो भी यूरोप पर आश्रित है, अमेरिका पर आश्रित है, चीन पर आश्रित है।
आपको विज्ञान, धर्म एक अलग मसला है, वो व्यक्तिगत हो सकता है आपका, लेकिन जब तक आप विज्ञान को नहीं अपनाएंगे, टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, तब तक आप वैज्ञानिक नहीं पैदा कर सकते, तब तक आप बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं, तब तक आप आधुनिक हथियार नहीं बना सकते हैं। आज आप इस्तेमाल करते हैं एप्पल, डेल, ये तमाम कंप्यूटर्स, तमाम मोबाइल, ये कहां बन रहे हैं? वीवो, ओप्पो, भारत का एक भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो भारत का ब्रांड हो जो दुनिया में काम करता हो। सोचिए वीडियोकॉन की क्या हालत हो गई, बीपीएल की क्या हालत हो गई। ये हैवेल्स जो कंपनी है ये भारत की नहीं है, ये नाम कंपनी है भारत की, ये चीन से मैन्युफैक्चरिंग माल बेचते हैं। आपके घर में जितना सामान आप टेक्नोलॉजी का खरीद रहे हैं वो आपके देश की टेक्नोलॉजी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यहां हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, चीन की है, कोरिया की है, जापान की है, और वो सब सफल हुआ है विज्ञान की वजह से। तो श्रीलंका की जो हालत है उसके पीछे मीडिया जिम्मेदार है। भारत में मीडिया क्या कर रहा है? एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोग बैठे हैं और वो उसी जाति और धर्म के हिसाब से, चूंकि उनका पेट भरा हुआ है, उनकी 7 पुश्तों के पास रोजी रोटी है, जुडिशियरी में है, मीडिया में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो थोड़ा बहुत विज्ञान है, बाकी लोगों को वो आना ही नहीं देना चाहते हैं। और इसलिए इस देश की दुर्दशा है। जब इस देश का हर नागरिक सशक्त होगा, जब इस देश का हर नागरिक पढ़ेगा लिखेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा, टेक्नोलॉजी आएगी। आज भी आपके देश में गटर में लोग गटर साफ करने के लिए हाथ से उतरते हैं सशरीर और मर जाते हैं। आप कह रहे हैं विश्वगुरु बनेंगे। जब तक आप धार्मिक, देखिए धर्म और धार्मिक उन्माद दो अलग अलग चीज है। धर्म आपका रिलीजियस जब आप तमाम तरह की सुख सुविधा संपन्नता में जब आप देख लेंगे तो आपका वैराग उत्पन्न होगा, तो आप धर्म की तरफ बढ़ते हैं, वैराग की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन तमाम चीजों से परे होइए, विज्ञान को अपनाइए। इस देश के बहुजन समाज को समझना पड़ेगा विज्ञान बहुत जरूरी है, और जब तक आप विज्ञान को नहीं अपनाएंगे, जब तक आप कर्मकांड से दूर नहीं होंगे, आप एक बेहतर मुल्क की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। ये मेरा ठोस भरोसा है, विश्वास है। और इसलिए भारत के संविधान में लिखा है कि आपको वैज्ञानिक टेम्परामेंट की तरफ आगे बढ़ना है। इस देश की जो अभी दुर्दशा है उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है, और मीडिया में एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोग बैठे हैं और वो एक ही डंडा से पूरे देश को हाँकना चाहते हैं। सोचिए, संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण का विरोध होता है इस देश में, लेकिन आप कर्मकांड का विरोध नहीं कर सकते हैं, आप तमाम धार्मिक शोषण का विरोध नहीं कर सकते, चाहे किसी धर्म में हो। हर तरह के गैर बराबरी और भेदभाव का विरोध होना चाहिए। आपको विज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ेगा, आपको प्रकृति को बेहतर बनाना पड़ेगा। पेड़ पौधे लगाना भी, जब हम विज्ञान की वजह से हम समझे ना कि पेड़ ऑक्सीजन देता है, तो हमें और पेड़ लगाना चाहिए। कैसे समझ में आया? हमको पानी संरक्षित करना, ये कैसे समझ में आया? विज्ञान की वजह से आया। पहले लोग बीमारियों से मर जाते थे, एक एक दवाई बनी। तो समझना पड़ेगा इस देश की मीडिया ने आपको किस तरह से कर्मकांड में धकेल दिया है, और जो श्रीलंका की हालत है वो भारत की आर्थिक स्थिति होती जा रही है। सबसे ज्यादा कर्ज में है देश। आपको झूठ मूठ के आडंबर में फंसाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम वो सरकारें कराती है जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं हो, रोजगार नहीं हो, बेरोजगारी हो, काम नहीं हो, डेवलपमेंट नहीं हो, तो धर्म की चाशनी आपको दे देगा, धर्म नामक अफीम पिला देगा। धर्म आपका निजी मसला है, आप किसी भी धर्म को मानिए, पूजा पाठ कीजिए, लेकिन आप दूसरे को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वही करो। सरकार की, देश बहुत बड़ा है, सरकार आती जाती रहेगी। भाग गया ना राजपक्षे, सिंघल, महिंद्रा राजपक्षे, और तो ये सब समझने की कोशिश कीजिए। जो श्रीलंका की दुर्दशा है वो भारत की दुर्दशा न हो। आपस में भाईचारा रखिए। आपस में इस देश को बेहतर बनाना है तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, पढ़ाई लिखाई, दुनिया भर में सब्जी खेती होती है, लेबर भी है, मजदूर भी है, लेकिन कोई मुल्क तब मुल्क बेहतर बनेगा जब वो टेक्नोलॉजी को अपनाएगा। मैथोलॉजी से निकलिए, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़िए। ये बात बुद्ध ने 2500 साल पहले कही है, गुरु नानक साहब ने कहा है। वो सब सोशल रिफॉर्मर थे, वो मानव के बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। उनके विचारों को समझिए, पैगंबर साहब के विचारों को समझिए, गुरु नानक साहब के विचारों को समझिए। कोई हथियार नहीं था उनके हाथ में, बुद्ध के हाथ में कोई हथियार नहीं था।
कबीर ने कहा है, रविदास ने कहा है, गुरु नानक ने कहा है। देश तभी मुल्क बेहतर बनेगा जब आप विज्ञान की तरफ जाएंगे। जो लोग भी आपको सोचिए, श्रीलंका में बुद्धिस्ट लोग थे, उन्होंने बुद्ध को नहीं माना, उन्होंने हथियार परेशान किया लोगों को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जितने जिस धर्म की स्थापना जिन लोगों ने की है, चाहे वो महावीर हो, बुद्ध हो, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हो, ये सब मानव के हितैषी लोग थे। ये किसी को कट्टर नहीं बना रहे थे, लड़ नहीं रहे थे। आज धर्म का राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है वोट के लिए। आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, धार्मिक रूप से आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और आपकी रोजी रोटी जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, देश की आर्थिक व्यवस्था खराब है, देश कर्ज में डूबा जा रहा है। चूंकि आप सरकार से सवाल न पूछे, सत्ता से सवाल न पूछें, भुखमरी गरीबी आपको महसूस न हो जब तक सब कुछ लूट जाए, इसलिए मीडिया को लगा दिया गया। और मीडिया में जो बैठे हुए लोग हैं वो मोटा माल लेकर आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो लोग मीडिया में बैठे हुए हैं उनकी जाति और धर्म को ये सरकार सूट करता है, इसलिए वो धार्मिक प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।